नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल अक्षित का है। वो पूछते हैं, इज मैक मिनी गुड फॉर ए डॉटनेट डेवलपर? यानी कि क्या मैक मिनी लेना एक डॉटनेट डेवलपर के लिए सही है? जिन लोगों को नहीं पता कि मैक मिनी क्या होता है, मैक मिनी बेसिकली एप्पल का सबसे सस्ता आने वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर है। एक टिफिन बॉक्स जितना आता है मैकबुक, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। टिफिन बॉक्स जितना होता है मैक मिनी, उसको मिनी बोलते हैं। वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है और उसके साथ आपको मॉनिटर वगैरह नहीं मिलता, सिर्फ कीबोर्ड शायद मिलता है या वो भी शायद आपको अलग से खरीदना पड़ता है और आप उसको मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके चला सकते हैं। सो वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। अब आते हैं अक्षित के सवाल पर कि क्या मैक मिनी एक डॉटनेट डेवलपर के लिए सही है? अक्षित, आपके सवाल का जवाब ये है कि मैक मिनी सिर्फ उस डॉटनेट डेवलपर के लिए सही है जो कि ज़ैमरीन या मावी यूज करके iOS के एप्लीकेशंस बनाता है। चाहे वो iOS के हो, चाहे वो मैक ओएस के हो, चाहे वो iPad OS के हो, चाहे वो वॉच OS को। सो बेसिकली मैक मिनी उस डॉटनेट डेवलपर के लिए सही है जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेशंस बनाता हो, क्योंकि एप्पल की ये रिक्वायरमेंट है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपके पास एक मैक का कंप्यूटर है या मैक का लैपटॉप है या मैक का डेस्कटॉप है, बेसिकली आपके पास एक मैक मशीन होना चाहिए, क्योंकि एक्सकोड जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क आपके मैक के मशीन पर ही चलता है। सो मैक मिनी उसी डॉटनेट डेवलपर के लिए सही है जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेशंस बनाता है। बाकी डॉटनेट डेवलपर्स के लिए मैक मिनी जो है वो एक ओवर प्राइस डेस्कटॉप है। उसका रीजन ये है कि डॉटनेट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और ऑफ कोर्स डॉटनेट को माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट होने की वजह से विंडोज लैपटॉप पे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। सारी टूलिंग्स जो हैं वो विंडोज के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर मैं विजुअल स्टूडियो की ही बात करूं, जो कि हमारा प्राइमरी आईडीई है या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है डॉटनेट को यूज करके डेवलपमेंट करने के लिए, वो भी आपका जो विंडोज वाला विजुअल स्टूडियो है उसमें ज्यादा फीचर्स हैं कंपेयर टू मैक वाले विजुअल स्टूडियो के। तो यदि आप एक वेब डेवलपर हैं, डॉटनेट के रेगुलर वेब डेवलपर हैं या विंडोज के डेस्कटॉप डेवलपर हैं या इवन आप अगर लिनक्स के भी डेस्कटॉप डेवलपर हैं या अगर आप एंड्रॉयड के भी एप्स बनाते हैं, तो भी आपके लिए मैक मिनी फ्रूटफुल नहीं है, बिकॉज आप ये सारा काम एक अच्छे विंडोज के लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये सोचिए कि जितने में आपका मैक मिनी आता है उतने में आपको बहुत ही अच्छे कॉन्फ़िगरेशन वाला जो है आपका विंडोज का लैपटॉप मिल जाएगा। आपका मैक मिनी, सबसे सस्ता मैक मिनी जो है वो 65,000 का आता है, 64,900 जो है ऑफिशियल प्राइस है एप्पल के वेबसाइट पर। जबकि 60,000 में मैंने जो शाओमी का MI का रेडमी बुक खरीदा है, या आई थिंक MI बुक है, जो भी है, मतलब नाम छोड़ दो, कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो कहाँ ये 65,000 का जो मैक मिनी है उसमें सिर्फ 8 GB रैम है और आपका जो है 256 GB का हार्ड डिस्क है। जबकि मेरा जो लैपटॉप है वो सिर्फ 60,000 का है और उसमें जो है आपका 16 GB का हार्ड डिस्क है, 16 GB का रैम है और 512 GB का SSD हार्ड डिस्क है, जो कि इसमें भी SSD हार्ड डिस्क ही है। सो हार्ड डिस्क, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज़्यादा है मेरे वाले में, प्लस रैम भी डबल है। और सिर्फ आपका प्लस ये भी है कि आप जो मैक मिनी लेने जा रहे हो उसमें M1 का चिपसेट है। सो M1 का चिपसेट जो है वो एक ARM बेस्ड चिपसेट है, जबकि जो आपके डॉटनेट के मोस्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशंस, अगर आप वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हो तो जितने भी सर्वर्स हैं, सारे सर्वर्स जो हैं वो इंटेल या AMD के जो x86 प्रोसेसर जिनको बोलते हैं, x86 प्रोसेसर्स के ऊपर बनाए चलते हैं। जितने भी मोस्ट ऑफ द वेब सर्वर्स जो हैं, आप कोई भी कंटेनर्स ले लो या वेब सर्वर्स ले लो, सारे जो है वो x86 पे चलते हैं। सो आपको अगर वेब डेवलपमेंट करना है या आपको दूसरा जो भी डेवलपमेंट करना है, डेस्कटॉप डेवलपमेंट करना है, वो सारा आपका विंडोज लैपटॉप पे ज़्यादा बेटर वे में हो सकता है कंपेयर टू आपके एक मैक मिनी के।
तो आपके सवाल का जवाब यही है कि मैक मिनी सिर्फ उसी डॉटनेट डेवलपर के लिए अच्छा है जो कि एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेशन बना रहा है। अदरवाइज बाकी डॉटनेट डेवलपर्स के लिए मैक मिनी जस्ट एक ओवर प्राइस डेस्कटॉप है। अगला सवाल सिद्धार्थ का है। वो पूछते हैं, आई हैव 2 year experience in .NET framework as a software engineer. I want to move towards project management. Should I go for a Scrum certification? यानी कि इनको 2 साल का .NET डेवलपर का एक्सपीरियंस है वो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी काम कर रहे हैं, लेकिन इनका मन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाने का है। इसलिए ये पूछ रहे हैं कि क्या इनके लिए स्क्रम सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी है या करना फ़ायदेमंद है। सिद्धार्थ, बिल्कुल नहीं। आपके लिए स्क्रम सर्टिफिकेशन क्या कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन अभी करना फायदेमंद नहीं है। पहली बात तो स्क्रम सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड का नहीं होता है। स्क्रम सर्टिफिकेशन जनरली आपका स्क्रम मास्टर और नॉर्मल उस तरह के रोल्स के लिए होता है, लेकिन आपको ये रोल इवन ये सर्टिफिकेशन करने के बाद भी आपको ये स्क्रम मास्टर का रोल या प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है वो रोल नहीं मिलने वाला, बिकॉज इंडियन कंपनीज में किसी को भी प्रोजेक्ट मैनेजर या स्क्रम मास्टर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए वो एक्सपीरियंस बंदा ढूंढते हैं जिसको कि ज़्यादा एक्सपीरियंस हो या की स्पेशलाइजेशन हो। सो आप जो है वो जस्ट एक .NET के इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसको कि सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है। सो 2 साल के एक्सपीरियंस पे आप कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन कर लें, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मूव नहीं किया जाएगा और आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जाएंगी। अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाने का मन है और आप सीरियसली मन बना चुके हैं कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो वो है जो कि सारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग करते हैं, वो ये कि आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए, काम कीजिए, काम करने के साथ साथ अपने जो सीनियर्स हैं, चाहे टीम लीड हो चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, उसको शैडो कीजिए, उसके साथ रहिए, उससे सीखिए और उसको बोलिए कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाने का मन है, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो वो अपना थोड़ा थोड़ा काम जो है वो आपको ऑफलोड करते रहे। इससे आपको क्या होगा कि आपको एक्चुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ का नॉलेज होगा, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या आपका जो टीम लीड है वो कितना आपको पसंद करता है या कितना इस बात के लिए इंटरेस्टेड है कि वो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मूव करे। बिकॉज बहुत ज़्यादा 2 साल के एक्सपीरियंस वाले को बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सीरियस नहीं लेते, स्पेशली मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। सो आपको एटलीस्ट 5 साल और निकालने पड़ेंगे और अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को शैडो करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ जो है उनसे सीखनी पड़ेगी अगले एटलीस्ट 5 साल तक, ताकि आपका एक्सपीरियंस जब 7 साल का हो जाए उस टाइम आप जो है किसी भी कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जा सकते हैं। उस टाइम अगर आप ये सर्टिफिकेशन भी करते हैं तो आप PMP का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, बिकॉज PMP सर्टिफिकेशन के लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो कि आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, मिनिमम क्राइटेरिया होता है ये PMP का। इसी वजह से आपको एटलीस्ट और 5 साल रुकना पड़ेगा ताकि आपका एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस जो है वो 7 साल का हो, जिसमें से कि आप ये कह सकते हैं कि 2 या 3 साल आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया है और आप PMP का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और तब आप किसी और कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जा सकते हैं, या अपने करंट कंपनी में ही अगर आप पिछले 4 या 5 साल जो भी जिस भी कंपनी में स्टे करते हैं उस कंपनी में अगर 4-5 साल तक अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ आप अगर उसको शैडो करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जो है आपके कंपनी में प्रमोट करने के लिए आपको रेकमेंड करे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 1 साल अच्छे से तैयारी कीजिए और तैयारी करके आप कैट का एग्जाम दीजिए, कैट की तैयारी कीजिए। कैट जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि IIMs के लिए होता है, सो IIM का एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसकी तैयारी कीजिए और आप MBA कीजिए किसी भी अच्छे IIM से या ISB से, जो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस है आपका हैदराबाद में, उससे या IIM से, कोई भी IIM हो उस IIM से फुल टाइम MBA कीजिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में या इसी तरह के किसी भी अच्छे डोमेन में आप जो है फुल टाइम MBA कीजिए और फिर वहाँ से आप सीधे मैनेजमेंट लाइन में डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास एक IIM का क्रेडेंशियल होगा और आप उस तरीके से आप मैनेजमेंट लाइन में मूव कर सकते हैं। तो आप इन्हीं 2 तरीकों से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मूव कर सकते हैं। पहला तो कि 5 साल रुक करके 5 साल तैयारी कीजिए और
अपनी कंपनी में अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को शैडो करके नॉर्मल तरीके से आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मूव कीजिए, या फिर दूसरा ये कि आप कैट की प्रिपरेशन करके किसी अच्छे आईआईएम से, अच्छे इन द सेंस किसी भी आईआईएम से एमबीए कीजिए और एमबीए करके फिर आप मैनेजमेंट में मूव कीजिए। अगला सवाल विष्णु का है। वो पूछते हैं, एज ए .NET डेवलपर व्हाट शुड आई चूज, रिएक्ट और एंगुलर, व्हाट इज योर थॉट्स अबाउट इट। यानी कि एक .NET डेवलपर के तौर पर उनको क्या चूज करना चाहिए, रिएक्ट या एंगुलर, इसके बारे में मेरे क्या ख्याल हैं। मतलब मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरे क्या ख्याल हैं इस बारे में। विष्णु, हर .NET डेवलपर के अपने करियर गोल्स होते हैं, सो मेरे ख्याल का इससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जेनरिक तरीके से बताता हूं कि किस लेवल के लिए एंगुलर या रिएक्ट करना चाहिए, किस लेवल के डेवलपर को एंगुलर या रिएक्ट की तैयारी करनी चाहिए या सीखना चाहिए और किसको नहीं सीखना चाहिए। सो देखिए, यदि आप बिगिनिंग ऑफ अपने करियर में हैं, मान लीजिए आपके पास 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है या 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम 5 साल, सो 5 साल का एक्सपीरियंस है, 2 से 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एज ए .NET डेवलपर, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको जो है वो प्रॉपर हाइक नहीं मिल रही है, आप स्टक हैं उस जॉब में, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप रिएक्ट सीखिए, एंगुलर नहीं, रिएक्ट सीखिए, बिकॉज रिएक्ट की ओपनिंग्स आज की डेट में ज़्यादा है। सो उस केस में आप रिएक्ट सीखिए और रिएक्ट सीख करके आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा। विद इन 3 to 6 मंथ में आप रिएक्ट सीख करके एज ए .NET डेवलपर, फुल स्टैक .NET डेवलपर, जिसमें कि आप बैकएंड जो है वो .NET में डेवलप करेंगे और फ्रंट एंड जो है वो रिएक्ट में डेवलप करेंगे। इस तरह से फुल स्टैक .NET प्लस रिएक्ट डेवलपर के तौर पर आपको बहुत ही ईजिली जो है वो जॉब मिल जाएगा। सो आप रिएक्ट सीख करके अगर आप तुरंत जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप अपने इनिशियल स्टेजेस ऑफ करियर में हैं, यानी कि 3 से 5 साल के करियर में हैं और आप जस्ट नॉर्मल अपने जो .NET के डेवलपमेंट जॉब में हैं वो स्टक कर रहे हैं, अगर आप MVC में काम कर रहे हैं या अगर आप जो है अपना वेब फॉर्म्स में काम कर रहे हैं या डेस्कटॉप डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं और आप वहाँ पर स्टक हैं, आप मूव करना चाहते हैं, किसी और कंपनी में अच्छा पैकेज लेना चाहते हैं, तो रिएक्ट का मार्केट अभी आज की डेट में ज़्यादा है कंपेयर टू एंगुलर। सो आपको रिएक्ट सीखना चाहिए और रिएक्ट सीख करके आप किसी भी दूसरी कंपनी में मूव कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका एक्सपीरियंस लेवल जो है वो 5 साल से ऊपर है तो उस केस में आपको रिएक्ट या एंगुलर दोनों में से कोई भी सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप जो है अपने आप को फिर लिमिट कर लेंगे एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। बिकॉज आप जो है, आपका अगर 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, अगर आपका 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको जो है .NET टेक्नोलॉजीज में ही और डेप्थ में समझना चाहिए और उस हिसाब से आपको बाकी चीज़ें जैसे डिज़ाइन पैटर्न हो गया आपका, और आर्किटेक्चरल इम्प्लीमेंटेशन हो गया आपका, इंटीग्रेशन ऑप्शंस हो गए, और दूसरी यूटिलाइजेशन ऑप्शंस .NET के सीखने चाहिए। .NET के डिफरेंट वर्जन्स के जो डिफरेंसेस है वो सीखने चाहिए, यानी कि .NET को ही इन डेप्थ में और समझना चाहिए और फिर उसके बाद .NET में ही मूव करना चाहिए। बिकॉज अगर आप 5 साल से ऊपर के एक्सपीरियंस में, यानी कि 7-8 साल के एक्सपीरियंस में या 10 साल के एक्सपीरियंस में या उससे ऊपर जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में अगर आप रिएक्ट या एंगुलर सीखते हैं तो आप अपने आप को फ्रंट एंड में ही लिमिट कर लेते हैं। और आपका प्लस दूसरा ये भी है कि आपको उस केस में रिएक्ट एंगुलर के केस सिर्फ सीख करके ज़्यादा अगर आपका एक्सपीरियंस है और रिएक्ट एंगुलर अगर आप सीखते हैं तो आप जस्ट अपने आप को एक फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पर आप लिमिट कर लेते हैं, आप और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, मान लीजिए आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो उस केस में आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। यदि आप टेक्निकल मैनेजर बनना चाहते हैं तो भी आप ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप सिर्फ एक फ्रंट एंड में अटक के रह जाएंगे। बिकॉज रिएक्ट और एंगुलर जो है वो दोनों के दोनों आपके जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हैं और ऑफ कोर्स उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको 8 साल 9 साल से अगर आप .NET में ही काम कर रहे हैं तो रिएक्ट एंगुलर सीखना मतलब कि पूरा एक नए तरह से लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने जाना है। उसकी बजाय मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप .NET के कंसेप्ट्स को और अच्छे से समझिए, प्लस अगर आपको सिंगल पेज आर्किटेक्चर वाली फ्रेमवर्क को समझना ही है, किसी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क को समझना ही है, तो ब्लेजर सीख लीजिए। बिकॉज ब्लेजर जो है वो ज़्यादा ईजी है एक .NET डेवलपर को सीखने के लिए कंपेयर टू रिएक्ट और एंगुलर के। तो मेरे थॉट्स तो यही हैं कि अगर आपको रिएक्ट और एंगुलर सीखना है
तो आप अपने इनिशियल डेज ऑफ करियर्स में सीखिए, जब आपका एक्सपीरियंस लेवल 5 साल से नीचे का है। और अगर आपको तुरंत कंपनी चेंज करनी है तो उस केस में डिपेंडिंग अपॉन द अपॉर्चुनिटीज़, करंट मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो रिएक्ट की ज़्यादा हैं तो आप रिएक्ट सीखिए, या तो फिर अगर आपको एंगुलर की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिख रही हैं तो आप एंगुलर सीखिए। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस लेवल 5 साल से ऊपर है तो आप डॉटनेट के बारे में ही इन डेप्थ सीखिए। प्लस आपको अगर कोई फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीखना ही है तो ब्लेजर के बारे में सीखिए और पूरा डॉटनेट का ही इन डेप्थ नॉलेज गेन कीजिए ताकि आपके करियर में ग्रोथ हो सके। अगला सवाल रोमित का है, वो पूछते हैं विच सर्विस बेस्ड कंपनीज वुड बी बेटर ऑप्शन टू ज्वाइन एज ए फ्रेशर, यानी कि एक फ्रेशर के लिए कौन सी सर्विस बेस्ड कंपनीज जो है वो ज्वाइन करना सही है। रोनित, एक फ्रेशर के लिए कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करना सही है बशर्ते वो उसको एक अच्छा पैकेज दे रही हो प्लस उसको ट्रेनिंग दे रही हो। सो जितने भी आपके टॉप सर्विस बेस्ड कंपनी हैं, चाहे HCL है, चाहे आपका इन्फोगेन है, चाहे आपका अपना TCS है, चाहे इन्फोसिस है, चाहे सेपिएंट है, चाहे नगारो है, जो भी आपके सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, ग्लोबल लॉजिक हो गई, तो जितने भी आपके सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं ये सारे सर्विस बेस्ड कंपनी फ्रेशर्स के लिए अच्छे हैं बशर्ते, क्योंकि ये सारे सर्विस बेस्ड कंपनी जो है वो इनको ट्रेनिंग देती हैं प्लस साथ में एक अच्छा पैकेज भी देती हैं। सो मेरे ख्याल से एक फ्रेशर के लिए सारी सर्विस बेस्ड कंपनी सही हैं बशर्ते वो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हैं और अच्छी सैलरी दे रही हैं तो। क्योंकि देखिए फ्रेशर्स के तौर पर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, स्पेशली अगर आप एक एवरेज फ्रेशर हैं तो। और एवरेज फ्रेशर ही इस तरह के सवाल पूछता है, सच बताऊं तो एक्सेप्शनल फ्रेशर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी अच्छी कंपनीज में प्लेस हो चुके होते हैं। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि जिस भी सर्विस बेस्ड कंपनी का आपको ऑफर मिल रहा है उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए, वहां पर कम से कम 5 साल रुकिए और अपना एक्सपीरियंस, वहां से एक्सपीरियंस गेन कीजिए, डोमेन एक्सपीरियंस, टेक्निकल एक्सपीरियंस, ये दोनों गेन कीजिए और फिर बेस्ड ऑन योर डोमेन एक्सपीरियंस, टेक्निकल एक्सपीरियंस और आपके जो करियर गोल्स हैं उसके हिसाब से वहां से फिर चेंज कीजिए। अगला सवाल भारत का है, वो पूछते हैं What is GitLab? Are there any alternatives to GitLab for hosting a private Git repository? यानी कि GitLab क्या है और क्या GitLab की कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं प्राइवेट गिट रेपोजिटरी को होस्ट करने के लिए। तो भारत, GitLab जो है वो ऑल इन वन सॉल्यूशन है जिसको यूज करके आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रेपोजिटरी मैनेजमेंट और CI/CD पाइपलाइन सब कुछ मैनेज कर सकते हो। सो अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे GitLab का तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि GitLab इज द डेवऑप्स प्लेटफॉर्म दैट एम्पावर्स ऑर्गेनाइजेशन टू मैक्सिमाइज द ओवरऑल रिटर्न ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाय डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर फास्टर एंड इफेक्टिवली वाइल स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। सो ये बेसिकली इन्होंने बहुत ही जार्गन्स यूज करके बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा डेफिनेशन बनाया है, लेकिन अगर मैं सिंपलेस्ट टर्म्स में बोलूं तो GitLab जो है वो एक क्लाउड बेस्ड प्रोवाइडर है जहां पर कि आप गिट बेस्ड अपनी रेपोजिटरीज होस्ट कर सकते हो प्लस साथ ही साथ CI/CD भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, यानी कि डेवऑप्स भी कर सकते हो प्लस साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो एक तरह से समझो तो GitLab जो है वो Azure DevOps और आपका GitHub, इन दोनों का जो है वो कॉम्पिटिटर है। प्राइमरली Azure DevOps का कॉम्पिटिटर है बिकॉज Azure DevOps में आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हो, आप रेपोजिटरीज भी मैनेज कर सकते हो और आप CI/CD पाइपलाइंस भी बना सकते हो। GitHub में भी आप ये तीनों काम कर सकते हो, लेकिन GitHub के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है। GitHub प्रोजेक्ट जो है वो अभी भी बीटा में ही चल रहे हैं। तो Azure DevOps और GitHub से GitLab जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है क्योंकि उसमें 2 तरह के डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं। पहला मैकेनिज्म तो यह है कि आप कम्युनिटी या एंटरप्राइज के तौर पर आप GitLabs को ऑफलाइन भी अपने मशीन पे, अपने सर्वर्स पर इंस्टॉल कर सकते हो। सो अगर आप GitLab पूरा का पूरा अपने ऑफलाइन एंटरप्राइज में ऑन प्रेमिसेस सेटअप करना चाहते हो तो ये सारा काम कर सकते हो, जबकि आपका Azure DevOps या GitHub में ये चीज़ नहीं कर सकते हो। आई थिंक GitHub में ये ऑप्शन है कि नहीं है, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, लेकिन शायद नहीं है या शायद है भी, आई एम नॉट वेरी मच क्लियर फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन GitLabs में ये प्रॉपर ऑप्शन है कि आप अपना GitLabs का सर्वर,
GitLabs का DevOps सब कुछ जो है वो अपनी मशीन पर या ऑन प्रेमिसेस या किसी भी उस पर कर सकते हो। सो सारा मैनेजमेंट जो है आपके पास ही है, और ये आप ये करने के लिए GitLab जो है आपको फ्री में देता है। कम्युनिटी एडिशन जो है उसका वो फ्री में देता है। आप फ्री में सेटअप कर सकते हो पूरा GitLabs का सर्वर विद CI/CD एंड एवरीथिंग, सब कुछ आप एक VM पे सेटअप कर सकते हो और आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी कंपनी में। जबकि ये चीज़ आपके किसी और उसमें नहीं है, आपका Azure DevOps में ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं है, और ना ही ये चीज़ आई थिंक GitHub में भी नहीं है। इसके अलावा जितने भी प्रोवाइडर्स हैं उन सब में से किसी में भी नहीं है कि आप जो है अपने सेल्फ होस्टिंग नहीं कर सकते। आपको जो है वो क्लाउड होस्टिंग ही यूज़ करनी पड़ेगी, चाहे आप Azure DevOps में चले जाओ, चाहे आप GitHub में चले जाओ। क्योंकि ये GitLabs का एक जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि GitLab दो तरह से होस्टिंग देता है। एक क्लाउड बेस्ड होस्टिंग देता है जहां पर कि वो पर यूज़र लाइसेंस पर आपको जो है एक्सेस देता है, और वहाँ पर आप पूरा सेटअप कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सारा कुछ Azure DevOps की तरह ही। और जिन लोगों को Azure DevOps में ये सब चीज़ें कैसे होती हैं अगर नहीं पता, तो मैं Azure DevOps के ऊपर बहुत दो वीडियो बना रखे हैं जिसमें बहुत ही डिटेल में मैंने बता रखा है। उन वीडियोज़ का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो GitLabs जो है वो Azure DevOps की तरह ही आपको क्लाउड में भी ये सारा काम करने को देता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हो, कोड मैनेजमेंट भी या रेपोजिटरी मैनेजमेंट भी कर सकते हो, और आपका CI/CD पाइपलाइंस भी बना सकते हो। इसके अलावा GitLabs का जो आपका USP ये है कि GitLab आपको ऑन प्रेमिसेस सेटअप करने के लिए अपना पूरा इंस्टॉलेशन जो है वो देता है। आप उसको एज ए कम्युनिटी के तौर पे कम्युनिटी इंस्टॉलेशन कर सकते हो, या एज ए लाइसेंस्ड प्रोफेशनल जो उसका लाइसेंस्ड होता है वो शायद सर्टेन ईयरली लाइसेंस पे बेचता है। वो एग्जैक्ट लाइसेंस क्या है वो मुझे नहीं पता, आप साइट पर जाकर के देख सकते हैं। सो आप उसको ऑन प्रेमिसेस सेटअप कर सकते हो। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर कि GitLab के जैसी या GitLab के अलावा और कौन से ऑप्शंस हैं जहां पर कि आप अपनी प्राइवेट रेपोजिटरी सेटअप कर सकते हो। तो उसका सिंपल सा जवाब है कि बहुत सारे ऑप्शंस है। Azure DevOps है, Azure DevOps में भी आप कर सकते हो। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है GitHub में आप अपने प्राइवेट रेपोजिटरीज अनलिमिटेड बना सकते हो। पहले आई थिंक शुरू में 20-25 की लिमिट थी, लेकिन अब आप अनलिमिटेड प्राइवेट रेपोजिटरीज GitHub में बना सकते हो। उसके अलावा Bitbucket में भी आप प्राइवेट रेपोजिटरीज अनलिमिटेड बना सकते हो, या आई थिंक 20-25 है, कुछ एग्जैक्टली लिमिट मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि आप प्राइवेट रेपोजिटरी सब में बना सकते हो। मोस्ट ऑफ जो आपके गिट बेस्ड जो आपके प्रोवाइडर हैं, Azure DevOps में आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, गिट का भी आता है, TFS का भी आता है। सो अगर आप प्राइमरली गिट बेस्ड रेपोजिटरी चाहते हो तो वो आपके पास GitHub है और Bitbucket है। इन दोनों में आप बड़े आराम से प्राइवेट रेपोजिटरीज बना सकते हो, गिट बेस्ड प्राइवेट रेपोजिटरीज बना सकते हो। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप भी अपने किसी सवाल का जवाब अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपना सवाल कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल सेम है, टेकी राठौर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो हमेशा की तरह वही गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।